Okay, hello everyone. This is revision session for JEE for CS Executive. बेसिकली इस रिविजन सेशन में हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको एक डीप आइडिया रहे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है कैसे उसको कवर करना है। तो पहला जो चैप्टर हम लोग का ओवरऑल 17 चैप्टर्स हैं पूरे सब्जेक्ट में, और आपको व्हाइल टेकिंग दी रेगुलर क्लासेस ऑफ दिस सब्जेक्ट हमने आपको उस समय बताया था कि 17 के 17 चैप्टर्स आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको एक लिस्ट अपने दिमाग में प्रिपेयर करनी है अकॉर्डिंग टू दी पास्ट रिकॉर्ड्स की क्या क्या एग्जाम में कैसे कैसे आया है। तो उसमें से जो जो चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चंस हमेशा आए हैं उन चैप्टर्स को आपको कवर करना है उनके टोटलिटी में, मतलब 100%, क्योंकि वहां से आपके सामने लेसन नंबर 1 सोर्सेज ऑफ लॉ हर बार मिनिमम एक 5 नंबर का क्वेश्चन रहा ही रहा है। मिनिमम, मैक्सिमम कभी कभी 10 भी रहे हैं, मतलब मिनिमम 5 तो हर बार रहा है इन एनी सिचुएशन। तो इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो? तो ऐसे चैप्टर्स को पहले पॉइंट आउट करके एक लिस्ट बनानी है आपको, जो कि बनवा दी गई है ड्यूरिंग दी क्लासेस। हमने क्लास के बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पेपर्स डिस्कस किए लगातार, तो एक लिस्ट बनी हुई है, ठीक है। इसके बाद दूसरा हम लोग चलते हैं किस पे, उन चैप्टर्स पे जहां पे बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आए बट रेगुलर नहीं आए हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे चैप्टर आपको आगे दिखेंगे जहां से रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन नहीं है बट वो अननेसेसरीली बहुत लेंथी चैप्टर है, जैसे कि आर्बिट्रेशन। वहां से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन आते रहे हैं बट वो बहुत ज्यादा लेंथी चैप्टर है, उस हिसाब से उतनी उसको वेटेज हम लोग नहीं दे सकते। तो हमें वहां क्या करना है, जो क्वेश्चंस पास्ट में आए हमारे पास लिस्ट होगी, उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। उन क्वेश्चन जैसे जो टॉपिक उस चैप्टर में दिए हैं उनको पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को बैठ कर वहां पर नहीं रखेंगे। यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? इसी तरीके से जो चैप्टर एकदम ऐसे है जहां से क्वेश्चन बहुत कम आए हैं या फिर कभी कभार आए हैं, उन चैप्टर्स की वेटेज क्या होगी, जितने क्वेश्चंस आए वही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे रहेंगे, हर एक टॉपिक को वहां पर भी देखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे दिमाग में ये लिस्ट होनी चाहिए। पहली कैटेगरी में हमारे 7, 8, 9 चैप्टर्स आएंगे, दूसरी कैटेगरी में हमारे अगले 3, 4 चैप्टर आएंगे, और लास्ट कैटेगरी में सिर्फ 2 से 3 चैप्टर ही हैं आपके सिलेबस में। ऐसा नहीं कि लास्ट कैटेगरी में आप डाल दीजिए 9 चैप्टर्स को तो वो फिर गड़बड़ हो जाएगी, वो पहली कैटेगरी है, ठीक है। तो पहला चैप्टर है आपका सोर्सेस ऑफ लॉ। अब सोर्सेस ऑफ लॉ ये जो चैप्टर है आपका बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हर बार यहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं कितने टाइप्स ऑफ स्कूल होते हैं। 5 टाइप्स ऑफ स्कूल आपके सिलेबस में बताया हुआ है। पहला क्या है, नेचुरल। दूसरा क्या है, देखिएगा आप भी अपने नोट्स ओपन कर लें, मेरे नोट्स रखने के लिए कोई जगह तो यहाँ पे है नहीं, चलिए हाथ में पकड़ देते हैं। एनीवेज, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल स्कूल है। नेचुरल स्कूल में बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको हर एक डेफिनेशन याद नहीं करनी है, ठीक है। हमने पहले ही बताया था कुछ डेफिनेशन, जैसे कि आपकी एक सर्वेंट की है, सर्वेंट हम लोग के बहुत इंपॉर्टेंट नाम रहा है, पूरे लॉ में रहा है, बहुत बार आया है, ये डेफिनेशन हमें याद रखनी है। एंशिएंट हिंदू व्यू क्या रहा है ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगेन इंडियन कॉन्टेक्स्ट आपको एंशिएंट हिंदू व्यू से ही मिलता है, क्योंकि नेचुरल लॉ सबसे पुराना है जिस समय एंशिएंट वर्ल्ड चलता था, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एक और डेफिनेशन इसमें याद कर सकते हो तो एल्पिन की याद कर सकते हैं, अच्छी डेफिनेशन है, ठीक है। द आर्ट और साइंस ऑफ व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, तो ये आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता है, ठीक है। सो ये 2-3 डेफिनेशन याद करेंगे। नेचुरल होता क्या है, नेचुरल का मतलब सिंपल सा है, सम राइट्स व्हिच आर इनहेरेंट बाय द ह्यूमन नेचर। बस इस तरह के वर्ड्स को अंडरलाइन करते आगे बढ़ेंगे, यही आपके शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है। नेचुरल मतलब जो बाय द नेचर ह्यूमन इनहेरिट करता है, ठीक है। इसके बाद अगला आता है आपका पॉजिटिविस्टिक स्कूल, ठीक है। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इस नाम पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, वो है जॉन ऑस्टिन, ठीक है। जॉन ऑस्टिन, इनको फादर ऑफ मॉडर्न लॉ भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। इनकी डेफिनेशन सबसे प्यारी है लॉ की, व्हाट इज लॉ, लॉ इज नथिंग बट कमांड ऑफ सॉवरेन, ठीक है। लॉ इज नथिंग बट अ कमांड ऑफ सॉवरेन। ये सब लाइन लिखिएगा, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन होता है आंसर का, देखने में अच्छा लगता है, पढ़ने में कोई भी जो टीचर होगा वो इंप्रेस होगा। एंड इसके बाद जो एक इनवर्टेड कॉमा में डेफिनेशन दी हुई है, लॉ इज एन एग्रीगेट रूल सेट बाय द मेन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मेन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। बेसिकली वही डेफिनेशन लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन को लिंदी करके बताया है कि जो पॉलिटिकली सुपीरियर होते हैं वो पॉलिटिकली सबऑर्डिनेट के लिए एक रूल सेट करते हैं, वही लॉ होता है, ठीक है। इसके बाद एक कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, बट कैल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ यहां नहीं पढ़ेंगे हम लोग, आगे चल के जब हम लोग डिटेल में भी चैप्टर के एंड में देख लेंगे वहां पे भी थ्योरीज दी हुई है, हम लोग उसको वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो कैल्सन को यहां देखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मेटिव साइंस एज एंड और की बात करता है क्या है और क्या हो सकता है, खैर इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। ये जितने वर्ड्स हैं ये हुए नॉर्मेटिव साइंस और
इज, ग्रुप नॉर्म्स, ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये सारे के सारे क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हमें आगे देखना है, बट उसको यहां नहीं देखेंगे, यहां टाइम बर्बाद उसके लिए नहीं करेंगे। फिर आता है हिस्टोरिकल स्कूल। हिस्टोरिकल स्कूल में आपके दो डेफिनेशन है, पहला है सिडनी, दूसरा है आपका सर हेनरी मेल्स। ठीक है, हेनरी मेल्स की डेफिनेशन अगेन यहां इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिडनी में आप देखोगे 5 अलग अलग पॉइंट्स है, तो 5 पॉइंट्स को दिमाग में हम लोग रखेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, लॉ क्या है, मैटर ऑफ अनकॉन्शियस एंड ऑर्गेनिक ग्रोथ। ठीक है, मतलब जानना है आपको, दिमाग में मतलब रहेगा, ये वर्ड याद रहेंगे। लॉ कैसे ग्रो कर रहा है, अनकॉन्शियस तरीके से ऑर्गेनिक सोसाइटी में विद द प्रोसेस ऑफ टाइम। इसके बाद फिर क्या है, लॉ इज नॉट यूनिवर्सल इन इट्स नेचर, यूनिवर्सल नहीं, अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग लॉ है। ठीक है, कस्टम नॉट प्रिसाइड्स लेजिस्लेशन बट इट इज सुपीरियर टू इट। इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात कही, जैसा पहले वाले पॉइंट में निकल कर आया, जैसा कस्टम चलेगा वैसा लॉ बनेगा। इसका मतलब है कस्टम सुपीरियर है, लॉ सबऑर्डिनेट है, मतलब लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट होगी। इसके अलावा लॉ हैज इट्स सोर्स इन कॉमन कॉन्शियसनेस, मतलब जो पीपल की कॉमन कॉन्शियसनेस है उसमें लॉ एग्जिस्ट करता है। और आखिरी क्या है, लॉ इज द लास्ट स्टेज ऑफ मेकिंग। जब ये ऊपर की 4 चीजें होती है तो लास्ट में इन चारों चीजों को, मतलब कस्टम को, ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ को, उसके नेचर को अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और आखिरी क्या है, जो पीपल की विल है उसको देखते हुए लॉ फ्रेम कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू दी हिस्टोरिकल डेफिनेशन ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद फिर क्या आता है, सोशियोलॉजिकल स्कूल। सोशियोलॉजिकल स्कूल में भी आपको सिर्फ हियरिंग की डेफिनेशन याद करनी है। रोस्को फाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट रोस्को फाउंड डिटेल में बाद में भी डिस्कस हुआ है, वहां से क्वेश्चन आता है। तो यहां पे आपको सिर्फ, आप समझिए, अगर आपसे स्कूल पूछ रहा है डिफरेंट स्कूल क्या, तो आप ये 5 हेडिंग लिखेंगे, उसमें ये डेफिनेशन आप मेंशन करेंगे। रोस्को फाउंड को नीचे से उसकी एक अलग से टेबल थ्योरी है, वहां पे उसको समझाया गया है। यहां पे स्कूल सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन समझाने के लिए आप सिर्फ क्या हियरिंग की डेफिनेशन सुनाएंगे, काफी है। डाउट की नहीं, हियरिंग काफी है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था, अगेन इन्वर्टेड कॉमा याद रखेंगे हम लोग। अगर इन्वर्टेड कॉमा याद नहीं रहता, अंदर वर्ड याद नहीं हो, अगर उसको इन्वर्टेड कॉमा में मत लिखिएगा। इन्वर्टेड कॉमा लगाने का मतलब है कि एज इट इज कोट किया गया है, तो एज इट इज अगर आप कोट नहीं कर पा रहे हैं तो इन्वर्टेड कॉमा यूज मत कीजिएगा, बट इसके कीवर्ड याद रखना है। द फॉर्म ऑफ द गारंटी ऑफ कंडीशन ऑफ लाइफ ऑफ सोसाइटी अस्योर्ड बाय स्टेट पावर। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग उस पर रियलिस्ट स्कूल पे। रियलिस्ट स्कूल में अगर आप ध्यान से देखोगे, एज सच कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन यहां नहीं दी गई है। एक होम्स की डेफिनेशन है, फिर कार्डोजो की है। ठीक है, तो आप इसमें से कोई भी एक याद कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट इसमें ही है। तो वेरी ऑनेस्ट, इसमें से कोई भी पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ स्कूल इंडिविजुअली नहीं आएगा। जब भी आएगा तो आपको टोटली 5 समझाने को आएगा, या 3 या 4, इंडिविजुअली एक नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली आप पढ़ के भी देख रहे हैं, किसी एक में इतना वेटेज नहीं है कि इंडिविजुअली एक दिया जाए। ठीक है, इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज टिक इसको कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे नोट्स में भी ये इंपॉर्टेंट की तरह टिक है। देखिए समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर आपसे व्हाट इज लॉ पूछा तो ये 5 स्कूल को ब्रीफली समझाने के बाद, मतलब 5 स्कूल में एक एक या 2 आदमी की डेफिनेशन समझाने के बाद, 1-2 लाइन्स लिखने के बाद समराइज इस तरह कर दिए, तो ऊपर का 5 स्कूल में कम समझाया हुआ भी, 5 थॉट्स ऑफ स्कूल जो ऊपर है, कम समझाया हुआ भी इस समराइजेशन से पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो समराइजेशन में क्या है, लॉ प्रीसपोज अ स्टेट, दूसरा है स्टेट मेक्स ऑथराइज्ड टू मेक और रिकॉग्नाइज और सैंक्शन रूल्स कॉल्ड लॉ, चौथा तीसरा है रूल्स आर इफेक्टिव दे आर सैंक्शन बिहाइंड देम, उसके बाद दीज रूल्स और कॉल्ड लॉज आर मेड टू सर्व सम पर्पस। बस, ठीक है, आसान है, याद रहेगा। इसके बाद 3 बातें यहां पे और बताई गई हैं जो बहुत ब्रीफली छुपी हुई इस पैराग्राफ में है, आप चाहे तो उनको लिख लीजिए। पहला है मैंडेटरी लॉ, ठीक है, मैंडेटरी लॉ, दूसरा है प्रोहिबिटिव, तीसरा है परमिसिव। तो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि इस तरह के टॉपिक्स एग्जाम में क्वेश्चन आए हो, बट व्हाइल गोइंग थ्रू दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट फॉर द रिवीजन मेरे को ऐसा रियलाइज हुआ कि यार ये इतना छुपा हुआ टॉपिक है, मतलब मे बी 2 क्वेश्चंस का एक पार्ट ये बनकर आ जाए, टाइप्स ऑफ लॉ। और आप लोग कभी ये पैराग्राफ देख के छुपा हुआ पैराग्राफ है, ये तो वैसे भी छूट जाएगा। तो ये ध्यान से देखो, इस टॉपिक को यहां तक पढ़ने के बाद ये टॉपिक तो वैसे भी छूटने वाला टॉपिक है, तो ये एक वर्दी कैंडिडेट हो जाता है एग्जाम में आने के लिए। एग्जाम में जब भी पेपर का लेवल हमें अप करना होगा,
हम कोई आउटसाइड द बुक टॉपिक तो दे नहीं सकते हैं, तो बुक में से वो टॉपिक खोज कर ले आएंगे जो टॉपिक दिखने वाला ना हो, आम बच्चे छोड़कर आ रहे हो। तो इसीलिए इस तरह के पैराग्राफ को बड़े बारीकी से, इस पूरे रिवीजन क्लास का पर्पस या आप समझ रहे होंगे ऑब्जेक्टिव यही है कि इस तरह के टॉपिक्स को एग्जाम में आ सकता है उसको पॉइंट आउट कर दिया जाए। अगर नहीं आता है तो हम गुड, पर आता है तो इजी है, पता होना चाहिए। मैंडेटरी क्या है, नाम नहीं लिखा हुआ। मैंडेटरी मतलब जिसको करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि पेमेंट ऑफ टैक्सेस, वो अपन लोग आपको टैक्स देना है। दूसरा क्या है, प्रोहिबिटिव, किसी काम को करने से रोकने के लिए, जैसे कि यूज ऑफ ड्रग्स, ठीक है, या फिर हैविंग वेपन्स, ये सब तो मना है ना। उसके बाद तीसरा क्या है, परमिशन, जहां पे लाइसेंस मिल रहा हो, जैसे कि एनी लाइसेंस दैट आप लिख सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई भी एक्शन करने के लिए परमिशन चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है। इस पे इंडिपेंडेंट क्वेश्चन नहीं होगा, मगर वही होता है 5 नंबर क्वेश्चन में 2 पार्ट में करके दे दिया गया। अब दूसरा पार्ट आप सोचते हैं एग्जाम में क्या खेला हुआ है, ठीक है। इसके बाद हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव। अब देखो, हो सकता है ये पूरा एक ही पार्ट में दे दे, टाइप्स ऑफ व्हाट इज लॉ, टाइप्स ऑफ लॉ, हाउ लॉ इज मेड इफेक्टिव, 5 नंबर। तो जब इस तरह का 5 नंबर फ्रेम होगा तो व्हाट इज लॉ में आप पांचों स्कूल का सिर्फ नाम लिखेंगे, उसको समझाने चले नहीं जाएंगे। वन लाइन है, सिर्फ वन लाइन है। नेचुरल क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है, सोशियोलॉजिकल क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है, रिलीजियस क्या होता है, समराइज करेंगे, टाइप्स ऑफ लॉ 3, और उसके बाद ये 4 पॉइंट, हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव। दिमाग लगाइएगा, ज्यादा नहीं लिखना है, जितना पूछा है उतना ही लिख कर आना है। ये नहीं कि पांचों स्कूल 5 पन्ने में समझाएंगे, आधा घंटा बीत गया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हो रहा है, तो फिर ए बी सी सब निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। तो आपको क्या करना है, पेशेंटली दिमाग लगाना है और आपके कंस में अगर इस तरह क्वेश्चन आता है जहां तीनों चीज पूछी हुई है तो ऊपर से हेडिंग वन लाइन में दे देगा, आगे बढ़िए, ठीक है। 4 पॉइंट कौन कौन से, हाउ लॉज आर मेड इफेक्टिव, कैसे लॉ को इफेक्टिव बनाएंगे, जो कोई पनिशमेंट लगाएंगे, ठीक है, किसी तरह की डिसऑर्डरेंस को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर बाय रिक्वायरिंग वन और इन सम इंस्टेंसेस एन ऑब्लिगेशन हैव टू ऑब्लिगेशन ही हैज फेल्ड टू, अच्छा सॉरी, by requiring damage to the paid for an injury for disobedience, अगर किसी ने कोई डिसऑर्डिनेंस किया है तो डैमेज या इंजरी पे करे, या फिर किसी तरह का ऑब्लिगेशन है उसको पूरा किया जाए, परफॉर्म किया जाए, जैसे कि ड्यूटीज होती हैं। इसके बाद आप किसी भी तरह का डिसऑर्डिनेंस ना क्रिएट कर पाए, जैसे कि सेक्शन 144 जहां तक क्या होता है 5 लोगों से ऊपर को रहना अलाउड नहीं है। इसी तरीके से पनिशमेंट वाले प्रोविजंस भी होते हैं। तो लॉ को इफेक्टिव बनाने के लिए लॉ क्या कर रहा है, बेसिकली लॉ इज समथिंग व्हिच इज डिफाइनिंग द राइट्स ऑफ द पीपल इन ऑर्डर टू इंप्लीमेंट दोस राइट्स एंड मेक श्योर दैट एवरीवन इज परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, वी नीड दीस 4 एलिमेंट्स टू बी देयर। ये चारों एलिमेंट का नाम लिख देना। इफ दीस 4 एलिमेंट्स विल नॉट बी देयर, अभी जैसे कि जो लोग रिवीजन क्लास में आज नहीं आए हैं, ठीक है, बाद में डिमांड करेंगे, कंप्लेन करेंगे, जो भी होगा, पर अभी तो नहीं आए, तो फर्क पाएगा। अब इसी पे एक पनिशमेंट लगा दी जाए, भाई फैकल्टी का टाइम लग रहा है, मेहनत लग रही है, आप लोग जो आए उनकी मेहनत लगी है, जो नहीं आ रहा है उसको ऊपर 1000 रुपए पेनाल्टी, तो और बढ़ जाएगा, कम से कम 10,000 की पेनाल्टी, 4 की जगह 40 भी बढ़ सकते हैं। तो जब किसी भी लॉ के संग ये 4 फॉर्म ऑफ इफेक्टिवनेस जुड़ता है, 4 फॉर्म ऑफ एक्शन जुड़ते हैं, तो लॉ इफेक्टिव होता है, अदरवाइज लॉ इज इनइफेक्टिव, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ इज नॉट इंपॉर्टेंट। 2 बातें इसमें से ध्यान रखेंगे। नंबर 1, लॉ इज नॉट स्टैटिक। नंबर 2, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू फॉर्म एन ऑर्डर व्हिच इन टर्न प्रोवाइड होप ऑफ सिक्योरिटी इन फ्यूचर। 2 पॉइंट इसके बाद इसको रेगुलेट कर लेंगे। पूरा पैराग्राफ कोई टॉपिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, सोर्सेस ऑफ इंडियन लॉ। क्या क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं, मेरे क्लास में क्वेश्चन पूछने में कभी मना तो हुआ नहीं है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, दो सोर्सेज है, प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्सेज और सेकेंडरी सोर्सेज। प्रिंसिपल सोर्सेज में सबसे पहला है आपका कस्टम्स और कस्टमरी लॉ। व्हाइल टेकिंग द रेगुलर क्लास, मेरे को भी याद है, आप लोग को याद नहीं होगा, इस टॉपिक को हमने कहा था ये इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपसे पूछा जा सकता है अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में। तो कस्टम्स को हम लोग अच्छे से जानेंगे। कितने तरह के कस्टम्स होते हैं? पहला है कस्टम्स विदाउट सैंक्शन,
दूसरा है कस्टम हार्विंग फंक्शन, उसमें जो लीगल कस्टम होता है, लीगल कस्टम में भी दो टाइप होते हैं, लोकल कस्टम और जनरल कस्टम। ये सब चार्ट बना हुआ है कि नहीं, जैसे हम बना के लाए वैसे आप लोग बनाए हो नहीं नोट्स में अभी तक। फिर होता है कन्वेंशनल कस्टम, ठीक है। ये कस्टम्स के साथ कुछ बातें लगी रहती है। नंबर वन, इट मस्ट बी क्लियरली एस्टैब्लिश्ड एंड फुल्ली नोन टू द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। मतलब फुली एस्टैब्लिश, भाई कस्टम क्या है आपको पता ही नहीं है, ये रीति रिवाज है तो क्या रीति रिवाज माना जाएगा उसको? वो तो सबको सामने एकदम प्रूव होना चाहिए कि यही होता आया है, एस्टैब्लिश होना चाहिए। इसके बाद फिर क्या है, कन्वेंशंस कैन नॉट अल्टर दी जनरल लॉ ऑफ लैंड। कन्वेंशंस जो होते हैं ये जनरल लॉ ऑफ लैंड को अल्टर नहीं कर सकते। जो लॉ ऑफ लैंड है, जनरल लॉ ऑफ लैंड है, उसको फॉलो होगा। और आखिरी है, इट मस्ट बी रीजनेबल। कस्टम्स अगर अनरीजनेबल है तो उस तरह कस्टम्स को हम लोग सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके बाद अपना आता है, ये सारी चीजें यहां पे दी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये रिक्विजिशन ऑफ वैलिड कस्टम्स टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा तो याद कर लीजिएगा हम एक बार सही लिखने के बाद। मेरे हिसाब से ये सब क्वेश्चंस कभी ना कभी तो एग्जाम में आने ही है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन मेमोरियल काफी समय से कस्टम चला आ रहा हो, सर्टेनिटी होनी चाहिए, रीजनेबलनेस होना चाहिए, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस, ऑप्शनल नहीं है कि पूरा करना है, करें ना करना ना करें, कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होनी चाहिए। कंफर्मिटी विद द लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, अनअवेलिटी ऑफ ओपिनियन, मतलब सारे लोग मिलकर उसको मान रहे हो, ऐसा नहीं कि आधे लोग कुछ कहें आधे लोग कुछ कहें उसको कस्टम मान लिया जाए, सारे लोग एक साथ मान रहे हो। उसके बाद पीसफुल एंजॉयमेंट, शांति से आप उसको एंजॉय करें। ऐसा कस्टम जिसमें पीस नहीं हो, जिसमें किसी तरह का क्योर पैदा हो रहा है, उसको हम लोग नहीं मानेंगे। और आखिरी है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब उसको रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट तरीके से फॉलो किया गया। ये नहीं कि जब मन किया तो सेलिब्रेट किए, जब मन किया नहीं किए और उसको कस्टम बता दिए। कंसिस्टेंट होना चाहिए वो, ठीक है। आप लोग को ऐसा कस्टम बताओ जो कंसिस्टेंट, जो ये सारे क्राइटेरिया से पूरा करता है, बताओ रॉबर्ट। मैरिज इज अ वेरी वाइड टर्म, मतलब बहुत बड़ा टर्म है, वाइड है बहुत ज्यादा। इसमें क्या 7 फेरे रीजनेबल है, उस पर लॉ बना हुआ है, सेक्शन 5 ऑफ इंडियन मैरिज एक्ट कहता है कि 7 फेरे होने चाहिए, सेक्शन 7 कहता है। आगे और कोई कस्टम? छठ पूजा, चलो ठीक है। और कोई कस्टम? ये तो फेस्टिवल हो गया ना, आप कस्टम में इस तरह बताना होगा जैसे कि ये सारे क्राइटेरिया को पूरा करने वाला कस्टम होता है कि अभी इस पे रिसेंटली जजमेंट भी आया, ठीक है। जो प्रीस्ट होते हैं वो कौन बन सकता है, हु कैन बी अ प्रीस्ट ऑफ अ टेम्पल? प्रीस्ट कौन बनेगा, ऐसे मैटर्स पे लॉ जी बिल्कुल। इस पे काफी मतलब एक दूसरे रिलीजन का इंसान जो बहुत अच्छे से संस्कृत जानता है, सारे वेद वेदास को जानता है, सारे धर्म को जानता है, सब कुछ जानता है, ठीक है, इवन दो ही कैन नॉट बिकम अ प्रीस्ट, क्योंकि कस्टमरी उस पोजीशन पे एक पर्टिकुलर इंसान बैठता है, पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंसान बैठता है। इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट क्राइटेरिया तो आप कितने भी नॉलेजेबल हैं, आप प्रीस्ट नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको जस्टिफाई किया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पोजीशन है, हर आदमी वो नहीं बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी और भी प्रोविजंस है, मैरिज उसमें से एक है। बट देखो मैरिज में भी ना हम लोग क्योंकि नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया से आते हैं तो एक फॉर्म को मानते हैं, बट हिंदू में जब से एम्ब्रॉयडरी नहीं है, उनका थोड़ा सा रिचुअल्स अलग है, आवाज भी आती है उनकी कई सारी, ठीक है, तो आती है, उनका रिचुअल दैट इज अ मेथड ऑफ कॉलिंग गॉड, ठीक है। इसी तरीके साउथ में देखोगे तो देयर आर नंबर ऑफ अदर रिचुअल्स। हालांकि एक बेसिक रिचुअल्स जैसे कि 7 फेरे उसको माना गया है, एस्टैब्लिश किया गया है और उसको जस्टिफाई भी किया गया है और उस पर लॉ भी है, ठीक है। तो इसी तरीके से इनहेरिट कर रहा है कि जो आपके डिसेंडेंट होते हैं, जो आपके इमीडिएट मतलब खानदान के लोग होते हैं, प्रॉपर्टी वही एक्वायर करते हैं। इसी तरीके से एडॉप्शन रूल्स भी हैं कि अगर किसी बच्चे के माता पिता नहीं है तो इमीडिएटली उसका अथॉरिटी किसको जाता है, नियर रिलेटिव्स को। कस्टम है ये सब जिसको लॉ बना दिया गया, ठीक है।
इसके बाद फिर आता है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन में भी दो तरह के जुडिशियल डिसीजन हैं, पहला है हाई कोर्ट का, दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का थ्रू आउट द इंडिया सब पे एप्लीकेबल होता है सिमिलर मैटर। हाई कोर्ट का थ्रू आउट द स्टेट, स्टेट का जो हाई कोर्ट है उस पर एप्लीकेबल होता है। इसमें भी आपके अलग अलग बेंचेस डिफाइंड है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच होती है 5 जजेस की, उनका जजमेंट जितने भी लोअर बेंचेस में सब पे एप्लीकेबल होता है। उसी तरीके से 3 जजेस का उससे लोअर मतलब 2 और 1 जज पे, 2 जजेस का 1 जज पे और 1 जज का उससे भी लोअर अथॉरिटी जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती है उन पे एप्लीकेबल होता है। ये हायरार्कीज आपको याद रखनी है। टू वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, बट अगर आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद काइंड ऑफ प्रेसिडेंट 4 तरह के प्रेसिडेंट्स होते हैं। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, बट इसको कोई टिक इंपॉर्टेंट में नहीं करा रहे हैं। पूछ सकता है क्योंकि अगर पूछना भी होगा जुडिशियल प्रेसिडेंट्स में से तो ये टॉपिक ज्यादा पूछने लायक दिख रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आता है डिक्लेरेटरी एंड ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जो सबसे पहली बार बोला गया है ऑन एनी काइंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग लॉ। उसको डिक्लेयर किया गया कि ये लॉ ठीक है, सही है, इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसके बाद दूसरा होता है प्रोविजन में क्या होता है, in which judges are not obliged to follow, but which they will take into consideration and which they will attach great weight as it seems to them to deserve। ठीक है, तो यहाँ पे इसको फॉलो करना कंपल्सरी नहीं है, ये सिर्फ एक रेफरेंस के लिए चलेगा। समझ में आ रहा है? इसके बाद एब्सोल्यूट अथॉरिटी प्रेसिडेंट नाम नहीं है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी। एब्सोल्यूट अथॉरिटी का मतलब क्या है कि इसको फॉलो करना ही करना है, इससे आप बाइंड होते हैं। और आखिरी आपका कंडीशनल अथॉरिटी नाम नहीं है, कंडीशनल अथॉरिटी प्रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, ordinarily binding on the court before which it is cited is liable to disregard in certain circumstances। आप चाहें तो उसको डिसरिगार्ड भी कर सकते हैं इन certain circumstances। ठीक है, फिर इसमें एक डॉक्ट्राइन है, डॉक्ट्राइन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, adhere to a decision and do not unsettle things which are already established। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अगेन इस तरह के डॉक्ट्राइन से क्वेश्चंस पास्ट में एक दो बार आए भी होंगे, बट उतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस वाले एग्जाम के लिए। रेशियो डिसेंडाई क्या होता है, जिस रेशियोज में जजमेंट आते हैं, बेसिकली द रीजन बिहाइंड द जजमेंट। ठीक है, द अथॉरिटी ऑफ डिसीजंस बिहाइंड द जजमेंट। ठीक है, क्लियर है, जिस को बेस बना के जजमेंट दिया गया है और जितने लोग उसके फेवर में हैं। ठीक है, तो ये सब तो इजी है। आई डोंट होप कि यहाँ से बहुत कोई कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, किसी को दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। तीसरा है ऑर्बिटर डिक्टा। ऑर्बिटर डिक्टा मतलब क्या होता है, सेट बाय द वे। बहुत सारे जजमेंट्स में बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो अलॉन्ग विद द मेन जजमेंट बोल दी जाती है, वो अपने आप में एक तरह का बाइंडिंग फोर्स रखती है, एक तरह का गाइडिंग फोर्स रखती है। ठीक है, तो उसको भी हम लोग हमेशा दिमाग में रखेंगे। इनकी वेटेज डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस चेंज होती रहती है। ठीक है, इन तीनों में से किसी को दिक्कत, देखो वी आर पर्सनली मी, ठीक है, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, बट अगर आ गया तो ये तीनों भी आपके दिमाग में थोड़ा रहना चाहिए। ठीक है, एक चीज ये भी आप दिमाग में रखिए, एग्जैक्टली 100 नंबर का पेपर आप, मतलब ऐसा तो होगा नहीं कि आप जो पढ़ के गए एग्जैक्टली 100 नंबर एग्जाम में आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब दो चीज है, या तो पेपर बहुत इजी है, या तो आप बहुत सही पढ़ के गए, या आपको पढ़ाने वाले ने बहुत सही टिक लगवा दी है, सब हम करवा रहे हैं। तो तीनों में प्रोबेबिलिटी कम, तो वेरी ऑनेस्ट इनकी प्रोबेबिलिटी कम है। हालांकि मेरे से ऐसा होता है कि मेरा ही पढ़ाया हुआ, हम कई बार भी बोले हैं कि 50 से 60% तक फंस जाता है, हम कभी 100% नहीं बता पाते, कोई नहीं बता सकता है सर। अगर कोई बता रहा है 100% एग्जैक्टली, फिर उसके ऊपर डाउट कीजिए कि उसके सोर्सेज बहुत दूर तक है। ठीक है, चाहे कितना भी हो सके रीजनेबल डाउट तो बन जाएगा उसके ऊपर। तो आपको क्या करना है, टॉपिक्स ऐसे कवर करने हैं कि जो टॉपिक्स कम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आए, उनको सिर्फ देख के चले जाना है। अगर वो एग्जाम में फंस दे पाए तो होगा नहीं कि 100 का 100 नंबर आपका वही फंस जाए जो आप सब देख के गए हैं। अगर ऐसा हो जाएगा तब भी आप मान लीजिए किस्मत बहुत अच्छी, बहुत मान सकते हैं, तो आप भी बहुत मान लीजिए, पर ऐसा होगा नहीं। अगर आपने सही तरीके से पेपर का एनालिसिस किया है तो बहुत टफ और बहुत इजी के बीच में ही फंसेगा। तो जो क्वेश्चंस आपके कम पढ़े हुए फंसे हैं उसको अटेम्प्ट कीजिए। एनीथिंग इज बेटर देन जीरो इन दोस क्वेश्चंस, और वो एरिया आपका मैक्सिमम 40% का होना चाहिए मैक्सिमम। और जो बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है 60 नंबर का, तो पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। तो दैट केस ऑल्सो उस 40 में से 20 मिलता है और इस 60 में से 40 मिलता है,
तब भी आप 60 नंबर एग्जामिनेशन तक पहुंच गए। इन वर्स्ट केस सिनेरियो हम बता रहे हैं, तब जब वर्स्ट केस सिनेरियो, ऐसा होगा नहीं, होगा यही कि 20-25 नंबर आपके नहीं पड़ेंगे, उसमें अगर आप कुछ लिखकर आ जाते हैं 10-12 नंबर का, तो बचे हुए 80 में से आपके 60 आ रहे हैं, तो 70-75 भी आप जा सकते हैं। और ये मतलब सपने सुहाने एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं, ये है, ये एक्चुअली में इस तरह से आपको टारगेट करना है एग्जाम। अगर आप वो रेंडम तरीके से मतलब आंख बंद किए चले गए, जो दिख जाए सब कर देंगे, सब हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं होगा। तो प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला है सोर्सेस ऑफ लॉ में स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन, ठीक है। स्टैट्यूट और लेजिस्लेशन मतलब क्या, जो लॉ पार्लियामेंट से पास हुआ है। अगेन इसमें बहुत कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। पर्सनल लॉज में भी आपको दो अलग अलग पर्सपेक्टिव से याद करना है, एक है हिंदू पर्सनल लॉ, दूसरा है मुस्लिम पर्सनल लॉ। हिंदू पर्सनल लॉ के ये पहले 4 पॉइंट है, जिसमें आपके बात की गई है श्रुतिज और स्मृतिज की। श्रुतिज 4 है, 4 वेदास, जबकि स्मृतिज जो कि ऋषि लोगों को याद रह गया कि क्या भगवान ने कहा था, किस तरीके से चीजें आई थी, वो स्मृतिज हैं। ये बहुत ज्यादा होती हैं। 3 मेन है इसमें से, मनु, यज, नवलक्या और नारदा, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और मॉडर्न लॉ में तो ये खासकर ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय हम यज नवलक्या को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न लॉ में बहुत सारे प्रोविजंस और लॉज यहाँ से इंस्पायर है। एज इट इज जैसे हम प्रोविजन पढ़ते हैं खासकर आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस के, वो वहां मिल जाते हैं प्रोसीजर में। तो मनुस्मृति में तो बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ था, यज नवलक्या और नारदा में प्रोसीजरल लॉ बहुत होता है। ये मतलब जैसे कि एविडेंसेस में अभी आप अभी आज ही क्लास में रिवाइज करेंगे, तो वहां पर देखो मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होते हैं, इस तरह की चीजें वहां उस समय दी हुई हैं। तो बड़ा ही सरप्राइजिंग लगता है कि मतलब आज के समय में, अब ऑब्वियस सी बात है अभी डेमोक्रेसी है, उस समय क्यों शुरू था, इतना चेंजेस तो होंगे, बट द बेसिक कोड, द प्रिंसिपल्स आर वेरी सेम। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है लॉ के कॉन्टेक्स्ट में। फिर हम लोग आ जाते हैं मुस्लिम लॉ में। मुस्लिम लॉ में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए होली कुरान, उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद की सेइंग्स जो उन्होंने बताया था, जिसको हम लोग हदीस भी कहते हैं। इसके बाद इजमस, कॉन्फ्रेंस ओपिनियन ऑफ कंपेनियन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। इसके बाद क्यास और रीजनिंग बाय एनालॉजी, और आखिरी है डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज ऑन मोहम्मद लॉ, ठीक है। इसको हम लोग फतवाए आलमगिरी भी कहते हैं। फतवाए आलमगिरी वाज announced by or like given by Aurangzeb, ठीक है। एनीवेज नहीं बनना चाहिए, फिर भी हम इसलिए कहा कराते हैं कि यार मेरे हिसाब से एवरी टॉपिक इज इक्वली इंपॉर्टेंट, तो हम एकदम तो किसी टॉपिक को नहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं अपनी रिवीजन में भी, ठीक है। फिर आता है सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस में आपका जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस है। अगेन इसमें आपको सिर्फ जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइंस का मतलब याद रखना है। इसके अलावा आपका दूसरा है सोर्सेस ऑफ इंग्लिश लॉ, जिसमें कॉमन लॉ, बेसिकली जो इंग्लिश लॉ था, लॉ मर्चेंट्स, जो कि लॉ मर्चेंट्स अलग अलग बिजनेस के टाइम पे बनाते थे। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी और स्टैट्यूटरी लॉ, ये 4 रहेंगे, ठीक है। हम इनके डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। आई होप कि आपको थोड़ा 2 लाइनें सबके लिए पढ़ के एग्जाम में जाएंगे, ठीक है। किसी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर क्या आता है मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ क्या होता है, बिजनेस लॉ बेसिकली, ठीक है। इसमें अलग अलग लॉज दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, मर्केंटाइल लॉ, कमर्शियल लॉ। मर्केंटाइल लॉ इज बेसिकली अ बिजनेस लॉ व्हिच इज गिवन टू गवर्न द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब मर्केंटाइल लॉ इंडिया, सोर्सेस ऑफ मर्केंटाइल लॉ, ये चारों हैं, ये चारों याद रखिएगा। एग्जाम में आने पे मोदी चोर के लड्डू खिला दीजिएगा, भगवान को भी खिला दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस में आपको जो याद रखने वाली चीज है डायरेक्टली वो थ्योरी है, लीगल थ्योरीज। लीगल थ्योरीज में सबसे पहली थ्योरी किसकी आती है, अपने जॉन ऑस्टिन की, लॉ ऑफ द कमांड ऑफ सॉवरेन। क्या क्या याद रखना है, 3 फीचर्स, 3 क्रिटिसिज्म याद रखने हैं। 3 फीचर्स कौन कौन से थे, इट इज द कमांड गिवन बाय सॉवरेन अथॉरिटी एज सैंक्शन बिहाइंड इट। 3 क्रिटिसिज्म क्या है, सॉवरेन इज नॉट बाउंड टू ओबे समवन, नॉट कंसीडर जजेस एंड डज नॉट कवर इंटरनेशनल लॉ। ये 3 इनके क्रिटिसिज्म थे। इसके बाद रोस्को बाउंड में आ जाइए। रोस्को बाउंड की थ्योरी क्या थी, अच्छा बेसिकली 4 किलो में, अपने 3 ही अपने नोट्स में लिखा है, चौथा वाला भी देख लेना यार।
कौन कौन सा मिस किया? इंटरनेशनल लॉ हम बोले हैं, जजेस हम बोले हैं, और हाँ ये भी आप लोग याद रखिएगा, वेलफेयर स्टेट्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो कि कमांड ऑफ गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वो विल ऑफ पीपल होता है, इसको भी याद रखिएगा, चारों क्रिटिसिज्म याद रहेगा। रॉस्को फॉर्म में आते हैं, रॉस्को फॉर्म में जो थ्योरी दी थी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी, उसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको? डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जिसमें पब्लिक, इंडिविजुअल और सोशल की बात कही गई है। डेफिनेशन ऑफ द लिमिट विद इन विच such interest will be legally recognized and given no effect, ठीक है। definition of limits within which such interest will be legally recognized and given effect, और फिर क्या है? securing those interest within the limit as defined, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, प्रोसेस भी हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। by 11:30 this chapter should have been completed for the revision purposes, ताकि तभी हम लोग पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। एनीवे चलो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अकॉर्डिंग टू हिम फॉर डिटरमिनेशन ऑफ स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ये पांचों चीजें हम लोग को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट है यहां लिख दीजिए, नॉट इंपॉर्टेंट, एग्जाम काफी टाइम हमने इंपॉर्टेंट है लिखवा दिया हो, बट अभी के लिए एग्जाम के लिए, इमीडिएट एग्जाम के लिए हम मेकिंग श्योर कि आप लोग को दिमाग में रहे। नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि छोड़ के चले जाना है, एग्जाम में आ गया तो हम नहीं आएंगे बचाने, अपने अपने आने वाले नंबर की जिम्मेदार आप खुद होंगे। नॉट इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा समय से बात नहीं करना है, एक बार देख लेना है कि अलग अलग इंटरेस्ट क्या होते हैं, ठीक है। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म 5 दिए हुए हैं, पांचों क्रिटिसिज्म हम लोगों को 5 में से एटलीस्ट 3, ठीक है, एनी 3 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सेलमेंट की डेफिनेशन क्या है? ये बहुत लंबी थोड़ी कहानी सुनाई है। किसी को इसमें से दिक्कत है क्या? एक बात तो मिलेगा, कितने लोगों ने थ्योरीज पढ़ी है? क्यों यार? समझो, रिवीजन क्लास में अगर हम थ्योरीज एक एक समझाने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एनीवेज हम इंपॉर्टेंट टर्म्स बोल के ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल विच रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये बात याद रखना है। लॉ क्या है? इट्स अ बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स, क्या करते हैं ये रिकॉग्नाइज एंड अप्लाई बाय द स्टेट इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इतनी बात इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली जस्टिस को पिक्चर में रख के बात कर रहे थे, ठीक है। ये यहां पे भी लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि अपने उसको लाइन फ्रेम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने आर्ग्यू किया कि जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है इट्स अ प्राइमरी टास्क। हमें सबसे पहले लॉ किसमें बनाना है? एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए। जस्टिस अचीव करना है इसलिए लॉ बन रहा है अकॉर्डिंग टू दी सेल्फ, ठीक है। तो लिखना है लिख लो, हालांकि ये बात भी कहीं कहीं इसमें लिखी होगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इज परफेक्टली पॉसिबल विदाउट लॉ, तो सच सिस्टम इज नॉट डिजायरेबल। इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस बिना लॉ के भी पॉसिबल है, मगर कुछ तरह से भाई देखो, जैसे कि किसी ने कोई गलत काम किया, ठीक है, तो आप क्या चाहोगे? उसको सजा मिले, सजा तो आप भी दे सकते हो, तो दैट इज नॉट डिजायरेबल। अच्छा लगेगा कहीं मधु आस्था कोई थप्पड़ मार दे, आस्था मधु थप्पड़ मार, नहीं चलेगा ना, डिजायरेबल नहीं है। अगर आस्था एक थप्पड़ मारती है तो मधु को कंप्लेंट करनी चाहिए, दैट इज डिजायरेबल, ठीक है। तो जितना तुम लोग आपस में किसी इशारा कर रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, सब कुछ होता है समय में, ठीक है। एनीवेज फिर हेल्स कैल्शियम पे आ जाइए। हेल्स कैल्शियम प्योर थ्योरी ऑफ लॉ देते हैं, ऊपर हमने उसको स्किप कराया था, यहाँ आपको याद रखना है। इधर उसको कौन भी हमने ऊपर स्किप कराया था, यहाँ याद रखना है, यहाँ याद करना जरूरी है। ऊपर भले स्किप कर दिया, यानी लोग नहीं देख ली, पर उसको कौन यहाँ याद करना जरूरी है। इसीलिए वो पर्पल भी यही था। आप चाहो तो उसको कौन नहीं याद करो, आपकी मर्जी है, तो ये जब लिखोगे थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर आपका बनेगा, ठीक है। हेंस कैल्शियम की थ्योरी में नॉर्मेटिव साइंस के बारे में बात की गई, इसमें डिफरेंस किया गया था नेचुरल साइंस व्हिच इज बेस्ड ऑन दी कॉज एंड इफेक्ट, एंड दूसरा था आपका नॉर्मेटिव साइंस जो कि बेस करता था किस पे? नॉर्म पे। देखो नेचुरल साइंस क्या है? कॉज एंड इफेक्ट। जैसे कि अगर हम उल्टा हुआ माउस आपकी तरफ फेंकें, वो आपकी तरफ विद द फोर्स अकॉर्डिंग टू दी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ फोर्स, जो भी चीजें चलती है साइंस में, उसके अकॉर्डिंग आपको लगेगी।
ठीक है, दैट इज लॉ ऑफ साइंस कॉज एंड इफेक्ट पे। जबकि नॉर्मेटिव साइंस क्या होता है, विच इज बेस्ड ऑन दी नॉर्म्स, जैसे कि लॉ है, अलग अलग प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इन्होंने कुछ ग्रीन्स नॉर्म के बारे में बताया था, और ग्रीन्स नॉर्म में भी इन्होंने बेसिकली कहा था कि कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ ग्रीन्स नॉर्म्स होते हैं, ठीक है, जो कि रिजल्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सपोज टू बी वैलिड। मतलब कुछ ग्रीन्स नॉर्म ऐसे होते हैं जो कि बेस करते हैं किस पे, सोशल वैल्यूज पे, इकोनॉमिक वैल्यूज पे, पॉलिटिकल वैल्यूज पे, एंड उनको सपोज किया जाता है कि वो वैलिड होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, उसी के बेसिस पे, उसी नॉर्म्स के बेसिस पे लॉ बनते हैं। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे मुझे लिखा भी हुआ है, ही पोस्टुलेट अल्टीमेट रूल अकॉर्डिंग टू व्हिच द नॉर्म्स ऑफ हिज ऑर्डर आर एस्टैब्लिश्ड एंड एनुअल एंड रिसीव एंड लूज देयर वैलिडिटी। इन्होंने यहाँ पर बता दिया कि कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिसके बेसिस पे लॉ बन सकते हैं, उनको किस तरीके से स्टैब्लिश किया जाएगा, एनुअल किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, और क्या होने पे उनकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। तो ये इनके थे अगेन क्रिटिसिज्म, 3 याद कम से कम करने हैं। ठीक है, इसके बाद अपने लास्ट में आते हैं जेनरी बेंथम। बेंथम साहब ने क्या कहा था, बेंथम हमने व्हाइल टेकिंग दी क्लास ही बताया था, ही वाज द टीचर और ही वाज द सुपरवाइजर ऑफ जॉन ऑस्टिन। तो जॉन ऑस्टिन से भी पहले के ये हैं, तो बेसिकली सेम स्कूल से आते हैं, बट ऑस्टिन से ये एक कदम थोड़ा पीछे रह गए। इन्होंने भी कहा कि लॉ क्या होता है, एक तरीके से कमांड ऑफ सॉवरेन होता है, पर इन्होंने पेन एंड प्लेजर की थ्योरी दी। इन्होंने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि जितना अमाउंट ऑफ प्लेजर आपको दिया जाएगा, अकॉर्डिंगली आपको अगर उतना अमाउंट ऑफ पेन ना दिया जाए तो सोसाइटी उस प्लेजर का मिसयूज करेगी। आजादी दी जाती है, आजादी में रिस्ट्रिक्शन ना लगाई जाए, तो आप लोग जानते हैं कि आप लोग क्या क्या करते हैं, अपने पाप तो आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, the functions of law should be to bring the maximum happiness of each individuals, for the happiness of each will result in the happiness of all, but at the same point of time आपको साथ में क्या लगाना पड़ेगा। देखो बेसिकली बात वही है जो ऑस्टिन ने कही थी, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन मस्ट हैव सैंक्शन बिहाइंड इट। सैंक्शन का पर्पस क्या है, जिसने उस लॉ को नहीं माना उसको क्या मिलेगी, सजा। यहाँ पे भी वही है, लॉ क्यों बन रहे हैं, आपके प्लेजर के, मगर अगर आपने नहीं माना लॉ तो हम आपको क्या देंगे, समझ में आ रहा है। इसके अलावा इन्होंने एक डिफरेंट रिस्पेक्ट में बताया इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को, जिसमें सबसे पहला है आपका सोर्सेस, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, एक्सटेंट, एस्पेक्ट, फोर्स, रेमेडियल अपेंडेज, और आखिर में है एक्सप्रेशन। क्रिटिसिज्म, इनके भी आपको कम से कम 3 याद रखने हैं। ठीक है, आपको हम 2 मिनट का चलिए 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं, फटाफट इस चैप्टर को देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ग्रीन नॉर्म्स, और देखो 2 तरह के नॉर्म्स के बारे में बताया गया, एक वो नॉर्म्स जो कि बेसिक नॉर्म्स हैं, फिर एक बताया गया ग्रीन नॉर्म्स, मतलब वो बेसिक नॉर्म्स से भी ऊपर सुपीरियर नॉर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना ही करना था। ठीक है,